हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है। सर हाँ, उस सब शेल में जाता है सर, एग्जैक्टली क्या मतलब है? मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट रहता है क्या? लास्ट इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंगली उसका नाम दे दिया गया। जैसे हमने लिखा सोडियम, तो क्या आएगा 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला गया? एस सबशेल में चला गया। यस सर। हाँ, तो इसलिए ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, किधर का हो जाएगा ये? एस ब्लॉक ओके, एलिमेंट। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका उस सब शेल में प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने बोल दिया फॉस्फोरस, तो अब तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो यहाँ तक हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हुए देखो, 12, और उसके बाद क्या आ जाएगा 3p3। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? p सबशेल में, तो p ब्लॉक एलिमेंट हो गया फॉस्फोरस। ये लास्ट क्लास में समझ में आया था। सिमिलरली मान लो मैंने लिख लिया आर्गन। नॉन मेटल्स पी ब्लॉक होते हैं। नॉन मेटल्स पी ब्लॉक में आते हैं, बिल्कुल। नॉन मेटल्स जो हैं हमारे पास वो सारे के सारे हमारे पी ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। दूसरी चीज देखो, आर्गन जैसे है तो ये इनर्ट गैस है, तो ये देखना p6 में लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में गया। छठा इलेक्ट्रॉन जो है p वाले का, दैट इज 18th इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ गया है? 18th इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू p सबशेल, दैट इज लास्ट। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोल देंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखने वाली है। क्या है वो? जो हमारा एस ब्लॉक है और जो पी ब्लॉक है, इन दोनों को कंपेराइज करके, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके जितने एलिमेंट्स आते हैं इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। थर्मो मैंने नोट्स भी शेयर किए। थर्मो मैंने सिस्टम के टाइप तक पढ़ाया था, उसके बाद सिर्फ पाथ फंक्शन वगैरह ही पढ़ाया है, सॉरी स्टेट फंक्शन। तो उसको टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा बता दूंगा। जितना पढ़ा है उस पर एक दो चार पांच मार्क के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं बस। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स and P block elements together called representative elements. Representative elements और मेन ग्रुप एलिमेंट्स तो अगर मैंने एग्जाम में पूछ दिया, मान लो कि 2 मार्क्स में पूछ दिया कि व्हाट आर द मेन ग्रुप एग्जाम्पल, अगर पूछ दिया गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कोई 2 एग्जांपल लिख देने हैं। मान लो सोडियम लिख दिया। अच्छा, नोट्स नहीं शेयर किए हैं, कोई बात नहीं, तो देखता हूं मैं, अगर नोट्स मेरे पास बचे रहेंगे तो मैं उनको शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी क्लास में तो नोट किया होगा ना क्लास में, इसलिए मैं तुम लोग को फोर्स करता हूँ, एम्फेसाइज करता हूँ नोट्स करने के लिए। क्लास में नोट्स मेकिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे देखो। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, कंप्राइज कार्बन फैमिली, कार्बन के जितने भी हैं, उससे पहले बोरॉन फैमिली लिख सकते हो, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन फैमिली। सर उसके बाद हैलोजेंस बोलते हैं ना, उसको कोई फैमिली का नाम नहीं दिया गया। ऑक्सीजन फैमिली को कैल्कोजेंस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इनको कैल्कोजेंस बोलते हैं, उनको
हैलोजेंस हाँ बोलते हाँ, और हैं। हेलोजन। हाँ बोलो, थोड़ा ऊपर जाओ ना। अभी बता रहा हूँ। हेलोजेंस, हेलोजेंस को बोलते हैं 17th ग्रुप। कौन से एलिमेंट्स होते हैं ये? एंड noble gases, that is group 18, that is group 18। इतना सामान हमको मिलता है पी और ब्लॉक में। ऑक्सीजन फैमिली के बाद क्या लिखा है? कैल्कोजेंस लिखा है, कैल्कोजेंस, इनका नाम है कैल्कोजेंस। ये नोट हो गया सबका? ये सब याद करना है बच्चे, ये सब याद करना है। सॉलिड सर स्टेट, चाल्कोजेंस मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर रियल गैस नहीं आ रहा है। सर चाल्कोजेंस मतलब जितना पहले आया था उतना अभी भी आएगा। ये ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं, ठीक है। इनका मतलब स्पेशली कुछ नहीं, ये एक टर्म है जो पुरानी की लैंग्वेज से पर्टिकुलर निकलता है। जैसे देखो हर चीज के, जैसे हेलोजेंस है, ऐसे इनका नाम है। तो इसमें पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि तुम क्यों इसको याद रखोगे। बट हाँ, अगर तुम इसकी एटिमोलॉजी पे जाओगे कि इसका नाम कैसे पड़ा है, तो वो सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं। सर वो और फॉर्मिंग थी इसीलिए उनका नाम में वो पड़ा ना। हाँ देखो, जैसे ऑक्साइड ओर है, कॉपर की जो ओर है क्यूप्राइट है, तो ये ओर्स में जो है कॉपर की ओर मिली थी, तो उससे ही नाम बनाया इनको कैल्कोजेंस। तो जो कैल्को वर्ड है उसका ग्रीक मतलब कॉपर होता है, वहीं से उसको उठा के लाए हैं और फिर सब मिला जुला के नाम बनाया है, और उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो कॉपर की जो थर्मो टिल्टॉट, थर्मो जितना पढ़ाया है मैंने ग्रुप पे डाला है ना, सबको ग्रुप पे मिल गया सिलेबस। सर आप एक बार रिसेंट Yes, sir. और पेपर पैटर्न भी भेज दीजिए। पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न तो बच्चे वही है जैसे पिछला आया था, 70 मार्क्स का पेपर है। पैटर्न और डेट शीट एक साथ ही आई थी एक पीडीएफ में। अभी 1-2 दिन पहले आया है। हाँ सर रिसेंट कर दीजिए ना प्लीज। ठीक है, मैं क्लास के बाद देखता हूँ। अच्छा, थर्मो कौन से पेज तक है? थर्मो जो मैंने क्लास में पढ़ाया है बस उतनी ही है। क्लास नोट्स पढ़ना है थर्मो को। क्लास नोट्स नहीं है, अपने फ्रेंड से ले लो, अगर मेरे यहाँ पे सेव होंगे तो मैं उनको सेंड कर दूंगा। थर्मो में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया है। थर्मो में मैंने गैस की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, उसके बाद टाइप ऑफ सिस्टम बताया था। 70 मार्क्स का एग्जाम है, वो तुमको पैटर्न वगैरह भेजा होगा, उसको देख लेना बच्चों। अच्छा देखो, पी ब्लॉक कंप्राइजेज, क्या क्या इसमें होता है? मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स को और भी क्या बोलते हैं बोलो? सेमी मेटल, सेमी मेटल्स एंड ओह सॉरी, ये कुछ और लिख दिया मैंने, मेटलाइट्स ही लिख रहा था मैं। हाँ मैडम। मेटलाइट्स को ही क्या Sir, बोलते हैं? पी ब्लॉक में Semi-metal. मेटलाइज नहीं होता। अच्छा पी ब्लॉक, पी ब्लॉक है ना अपना।
और नॉन मेटल्स। डी ब्लॉक में सारे मेटल्स होते हैं, याद रखना। ओके, हाँ सर। डी ब्लॉक जो है ना, उसमें सब मेटल्स ही होते हैं। इतना याद रखोगे। पूरी पीरियोडिक टेबल में 78% तो मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स। सारे एलिमेंट्स में 100% एलिमेंट्स में से 78% जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? ये मेटल्स हो जाते हैं। हाँ, ट्रिक ऐसे तो नहीं है, ये तो बहुत आसान चीजें हैं। ट्रिक जहाँ पे होगी वहां पे बताई जाएगी। कौन गाना बजा रहा है? ये गाना कौन है? नूतन का माइक खुला हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स जो है टिल टॉट आ रहा है, जितना क्लास के अंदर पढ़ाया, बस ज्यादा नहीं आ रहा है कुछ खास। अच्छा मेरी बात सुनो, जो मेटलाइट्स होते हैं ना, उसके अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, टेलुरियम हो गया, ये सारी जो चीजें हैं ये कैसी हैं? ये मेटलाइट्स होते हैं, है ना। आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये हमारे क्या होते हैं? मेटलाइट्स। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो गया इसमें? क्यों नहीं कुछ काम कर रहा है? ओ क्या जो सर आप तो लेफ्ट हो गए। अब सही है ना? हाँ बोलो, ये लिख लिया है। अब नेक्स्ट लिखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से वाले होते हैं? ग्रुप 3 टू ग्रुप 13। डी एलिमेंट्स ग्रुप 3 टू 3 to 12 होता है ना? हाँ 3 to 12 in the periodic table are called D block elements। क्यों D block elements बोलते हैं बताओ? Last Because electron is in D block. the last electron in these elements enters in the D subshell. That's why इनको क्या बोलते हैं? D block elements बोलते हैं। अच्छा, इनके बहुत सारे नाम्स हैं। इस पे तुम मान के चलो एक क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है अच्छा खासा थ्योरेटिकल। तो इसमें इनर डी ऑर्बिटल भरते हैं। ऐसा होता है ना, जैसे तुमको मान लो फॉर एग्जांपल, सर थर्मोडायनामिक्स कितना आ रहा है?
थर्मोडायनेमिक्स बताया ना, जितना पढ़ाया है क्लास में उतना नहीं आ रहा है, बस टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शन तक आ रहा है। सर मैं एब्सेंट था, कितना पढ़ा है भाई? मैं एनसीईआरटी से बता दूंगा, क्लास के खत्म होने तक पूछ लेना, ठीक है? लास्ट में देख के बताऊंगा। ओके ओके, देखो क्रोमियम जैसे है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ, बोलो। अब सर देखो यहाँ पे हमारे पास 3s2 3p6 तक तो भर देते हो, अब इसके बाद कौन सा आएगा? 4 इसके बाद 4s2 और फिर 4s1 3d5 4s1 3d5 होता है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसकी वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा स्टार मार्क होता है, स्पेशल होता है। तो देखते हैं, अगर हम जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है ये डी सबशेल में गया है, किसमें गया है? ये डी सबशेल में गया है। तो डी सबशेल में अगर गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो याद रखना है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, क्योंकि हमारा ये जो एग्जाम है ये कैसा होता है? 1s2 2s2 2p6 3 नहीं, जनरल जनरल लास्ट ये नहीं था। नोबल गैस हाँ, नोबल गैस फिर एस रहता है और उसके बाद डी रहता है। ऐसे भी कई बार लिखा हो सकता है कि जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा सकते हैं, तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर का मतलब होता है जो लास्ट वाली जो शेल्स हैं, एक लास्ट सेल और एक उसके पहले वाली जो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, जहां तक इनर्ट गैस नहीं बना है, उसके बाद वाले का ही लिखना है सिर्फ। तो क्या है वो? देखो ये अगर तुमको दिख रहा है, अच्छा बताओ ये क्रोमियम का पीरियड कौन सा होगा? पहले ये बताओ, पीरियड पहचान पाओगे? लास्ट क्लास में समझाया था पीरियड कैसे पहचानते हैं। पीरियड कौन सा होगा इसका बताओ? हाईएस्ट क्वांटम नंबर 4 हाईएस्ट Fourth क्वांटम होगा। नंबर जो है, तो इसका फोर्थ पीरियड आएगा। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो फोर्थ पीरियड में जा रहा है, साथ में हमको पता है कि जो इसका लास्ट सेल है, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, वो कौन सा है? फोर्थ शेल है। तो फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन गए, उससे पहले n-1 वाले शेल में भी इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो ये अलग बात है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो पहले s में जाएगा, लेकिन हम क्या देखते हैं, s में जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो कहां से कहां तक जा सकता है? तो ns 0 to 2 याद रखते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या आएगा? n-1 d 1 to 10 याद रखते हैं, ऐसे याद रखो। ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। 0 से 2 तक इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और लास्ट में क्या हो सकता है? n-1 d 1 to 10 हो सकते हैं। तो ये तुमको आगे पढ़ने को मिलेगा कि इतना टफ जैसा क्यों है ये, और अगर याद रख पाओ तो अच्छा है, ठीक है। जैसे तुम्हें कॉपर का पूछ दिया, अगर कॉपर 29 लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और उसके बाद 4s1 3d10 3d10 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कॉपर का भी। जो D10 है, एक्सेप्शंस रहते हैं। हाँ ये एक्सेप्शंस रहते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है इनकी जो है कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं, इसकी वजह से इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग एक और नाम देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, देखो लेफ्ट साइड में बताओ क्या मिलते हैं? एस ब्लॉक वाले क्या होते हैं? मेटल्स, अल्कली मेटल्स। कैसे मेटल्स होते हैं? बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, एक्सट्रीमली है ना? रिएक्टिव उनके मेटल्स। अंदर मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। किनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है? जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और फिर डी ब्लॉक आते हैं, जो मेटल्स तो हैं लेकिन उनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर एस ब्लॉक वालों से थोड़ा कम होता है। और जब उससे आगे जाएंगे तो पहले मेटलॉइड आएंगे और उसके बाद क्या आएंगे? नॉन मेटल्स। मतलब वो एक जिगजैग लाइन वहां पे आती है, जिगजैग वाली। कुल मिला के ऐसे बोल सकते हैं ना, लेफ्ट टू राइट मेटल से किसमें हम जा रहे हैं? नॉन मेटल्स में। कितने लोग को समझ में आ रहा है ये? पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट से राइट जाने पे हम मेटल से किसमें कन्वर्ट होते हैं? नॉन मेटल्स में। समझ में आया?
मेटल से हम नॉन मेटल्स में बदल जाते हैं। बताओ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या है? नोबल गैसेस। इसके पहले हेलोजन्स रखे हुए हैं। ये सारी चीजें जो हैं, क्या इनके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं? क्या हीलियम, नियॉन, आर्गन गैसेस मेटल है? नहीं, तो वो सब क्या है? नॉन मेटल्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ये जो हेलोजन्स हैं, या ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ये सब नॉन मेटल्स हैं। इधर आ जाओ, हाइड जो हमारे पास नियॉन, सॉरी, जो हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, ये सब क्या मेटल्स। तो हम एक ट्रांजिशन फेज में होते हैं। यहाँ पे एस ब्लॉक होता है, यहाँ पे डी ब्लॉक होता है, और यहाँ पे क्या होता है? पी ब्लॉक। एस, डी और पी। तो हम ट्रांजिट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से ट्रांजिट, मेटल्स से नॉन मेटल्स में। अब ये अलग बात है कि यहाँ पे मेटल्स भी होते हैं, बट यहाँ नॉन मेटल्स भी तो हैं। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनका नाम क्या है? डी ब्लॉक वालों को क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनको साथ में और भी क्या बोलते हैं? चूंकि ये सारे मेटल्स होते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी कुछ। ब्रेक दे दीजिए। हाँ, क्या? आप एक बार ब्रेक दे दीजिए ना, डी को हम लोग ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? हाँ, क्योंकि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि पूरे मेटल्स हैं, और जो पी ब्लॉक हैं जो कि जिसके अंदर नॉन मेटल्स भी हैं काफी ज्यादा, तो इन दोनों के लिए ये ब्रिजिंग का काम करते हैं, ट्रांजिशन फेज का काम करते हैं। जब हम मूव करते हैं ना पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे ये जो है एलिमेंट्स, ये किसका है काम हो रहा है? डी ब्लॉक वाले जो है ये बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं। सर मतलब ब्रिज का इसमें मतलब मेटल्स दोनों और नॉन जोड़ मेटल्स दोनों होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ मेटल्स हैं। ये जो नाम है ना ट्रांजिशन मेटल्स, ये पीरियोडिक टेबल को देख के आ रहा है, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर है ना पीरियोडिक टेबल का, जो उसका व्यू है, उसके हिसाब से नाम दिया गया है। इधर मेटल्स हैं, इधर नॉन मेटल्स प्लस मेटल्स हैं, और बीच में सिर्फ ये डी ब्लॉक वाले सारे मेटल्स हैं। तो इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो मेरा एक ट्रांजिशन फेज आ रहा है। जैसे तुमने कोई ए से सी प्रोडक्ट बनाना है ना, तो कभी कभी क्या होता है, बीच में एक ट्रांजिशन फेज आता है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन फेज, इंटरमीडिएट। और फिर बाद में क्या बनता है? सी। वहीं से ये नाम चुराया गया है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज किसी चीज में चेंज हो रही हो। तो एक्चुअल में तो यहाँ चेंज नहीं होते हैं, बट चूंकि ये लेफ्ट में है, ये राइट में, और ये बीच में है, सिर्फ इस बेसिस पे ब्रिजिंग कर रहे हैं। ये बीच में क्या कर रहे हैं? ब्रिज का काम कर रहे हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच। ये मेटल्स हैं, और ये नॉन मेटल्स प्लस मेटलॉइड सारे हैं, और डी ब्लॉक वाले सिर्फ मेटल्स हैं। तो सिंपली इनका नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया इनका? ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो मैं इसको लिखा देता हूं, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं। तो एग्जांपल्स तुम्हें पता ही है, ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं उनके एग्जांपल्स पता है। सर थोड़ा ऊपर कर दो। अच्छा, इसको लिख लो, फिर मैं लिखा देता हूँ लाइन। कुछ लाइनें लिखानी है मुझे, पहले इसको नोट करो। लिख लिया? अगर लिख लिया तो एग्जांपल्स कुछ लिख लो। अच्छा देखो, जिन्होंने क्वांटम मॉडल पढ़ा है, जिन्होंने क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं, उन बच्चों ने पढ़ा होगा कि पैरामैग्नेटिज्म क्या होती है, कलर्ड आयन क्यों होते हैं, सब पढ़ा ही है? नहीं सर, नहीं सर। डेप्थ में नहीं आया। नहीं सर, नहीं पढ़ा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये सब नहीं पढ़ा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पता है। अच्छा, चलो। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैरामैग्नेटिज्म आ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड में हल्का सा जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं आयंस, ये सब चीजें हैं। बट ठीक है, वो आगे पढ़ाया जाएगा, शायद तुमने नहीं पढ़ा है। चलो लाइट थोड़ी डिविएट होती है, उससे कलर्स आते हैं डिफरेंट। हाँ, ये सारी चीजें ठीक है, धीरे धीरे आगे पढ़ लोगे, कोई बात नहीं। तो हम लिख देंगे
लिखेंगे डी ब्लॉक, ये सर next प्लीज, सर प्लीज 1 मिनट ऊपर करो ना थोड़ा सा। हाँ सर, थैंक यू। ट्रांजिशन मेटल्स में यहाँ लिख रहा हूँ, इसके लिए 2 लाइनें लिख रहा हूँ, वो तुमको याद रखनी है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर transition elements or metals because they form a bridge between the chemically active metals of S block and less active metals of, या लेस एक्टिव एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, उसके अंदर मेटलाइट सारे हैं ना पी ब्लॉक में, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 and 14 एंड बस इतने लिखो। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अच्छा, ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पे बताओ क्या होता है, ये नाम लिखना अभी तुमको नहीं सिखाया गया है ना। काशी गए, ये एक्चुअली हिंदी में मेरे पास इसका नेमोनिक्स है, तो काफी टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए याद करना, इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं, शायद तुम्हें कोई दूसरा बताया जाए कुछ ऐसा बता दो अच्छा अभी बताता हूँ, रुको। सर। एस ब्लॉक के पहले लिए से है याद मेरे पास। अच्छा, एस ब्लॉक के लिए है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक का ही याद करना है, तो डी ब्लॉक का ज्यादा याद करना नहीं है अभी। डी ब्लॉक का भी है, सबका है, डी ब्लॉक का अभी जरूरत नहीं है, तो इतना याद नहीं करोगे। सबने लिख लिया ये? एक मिनट सर। अच्छा, तो सिमिलरली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी लिख दोगे, क्या होंगे वो? ऐसे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जाते हैं, उनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, या इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं? देखो भाई, इनर ट्रांजिशन जो है, इनका नाम क्यों लिखा है, ये जैसे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे ये उसके अंदर रखे हुए हैं, नीचे बस रखा गया है, बट ये आते तो वहीं पे हैं। डी ब्लॉक से काट के ही इनको रखा गया एफ ब्लॉक में, है ना। जब डी ब्लॉक हम लोग लिखते हैं ना, जब जिसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे होते हैं, तो यहाँ जब जैसे ही लेंथेनम आता है तो उठा के नीचे रख देते हैं, और यहाँ पे जैसे ही एक्टिनाइट जो हमारे पास है, एक्टिनियम से हम लोग यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, तो इसीलिए इनका नाम सिर्फ दे दिया गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी अंदर की बात है ये, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको बोला जाता है। ये सब नाम है, इनके पीछे बहुत कोई खास वजह नहीं है। ए ब्लॉक एलिमेंट्स जो बोलते हैं, उसके पीछे एक स्पेसिफिक वजह होती है, बिकॉज जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ सबशेल में जाता है। तो जो लेंथेनाइट्स होते हैं वो सीरियम से लेके ल्यूटेरियम तक होते हैं, और जो एक्टिनाइट्स होते हैं वो थोरियम से लेके लॉरेंशियम एलआर तक होते हैं। इतना याद रखो।
सबका लिख गया ये? नेक्स्ट लिखो सिमिलरली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को और भी क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो लिखेंगे these are placed in two horizontal rows at the bottom of the periodic table। जब periodic table देखते हो ना तो बॉटम में 2 लाइन है, वो लाइंस जो हैं उनमें ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया है। ठीक है, these are called F block elements because in these elements, और ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास ये मेटल्स ही हैं। तो इसमें अंदर क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ पे फिल होता है? वो एफ सबशेल में। इन दीज एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into F subshell। ठीक है, तो पहले जो होते हैं इनको बोलते हैं लेंथेनाइट्स, और दूसरे जो नीचे वाले होते हैं इनको क्या बोलते हैं? एक्टिनाइट्स। फर्स्ट रो इज कॉल्ड लेंथेनाइट्स, या फर्स्ट रो एलिमेंट्स आर कॉल्ड, ऐसे लिख सकते हो। सिमिलरली सेकेंड रो एलिमेंट्स आर कॉल्ड एक्टिनाइट्स। एक्टिनाइट्स जो होते हैं, नाइट्स है एक्टिनाइट्स लिखो ऐसे AC एक्टिनाइट्स। अच्छा, तुम जब आगे पढ़ोगे तो तुमको ये भी सिखाया जाएगा कि 4F सीरीज 5F सीरीज क्या होती है, ये सब चीजें भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। इनके अंदर जो कि इलेक्ट्रॉन जब फिल करते हैं तो 4F सीरीज आती है। 4F में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो जो लेंथेनाइट्स होते हैं उनके अंदर ये बात हम लोग करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, एक लेंथेनाइट्स होते हैं और एक एक्टिनाइट्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बताते हैं? इनका वही है, इसमें भी स्पेसिफिक कोई नाम इसलिए नहीं दिया गया है। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो ये थे ही, अब जब इनका हम अगर तुमको मैं लिख के दिखाऊं, देखो यहाँ पे ये स्कैंडियम कितना होता है? 21। ठीक है, तो ये 21 के नीचे इरिडियम, फिर लेंथेनम और फिर एक्टिनम आता है। तो यहाँ से चूंकि हमने नीचे उठा के एक नई सीरीज बनाई है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स से हम उसके अंदर एक नई सीरीज बना रहे हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पे और कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है इसका। 14 एलिमेंट यहाँ होते हैं और 14 एलिमेंट ही यहाँ होते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं? लेंथेनाइट्स। ये अलग से है, 12th में चैप्टर ये अलग से पढ़ना है, इसलिए इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे अभी। ये एक्टिनाइट्स क्यों, कैसे कॉन्फ़िगर रेडियोएक्टिव होते हैं ना? हाँ, इनके अंदर रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है, और बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको जो है सिंथेटिकली बनाया गया है, आर्टिफिशियल है ना? आर्टिफिशियल है, और बहुत थोड़े थोड़े बने हैं, मतलब 1 ग्राम भी नहीं है किसी का, ऐसा है, इतना कम दुनिया में है ये एलिमेंट्स।
तो यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम 92, इस यहाँ तक नेचुरली पाया गया है, इसके बाद भी पाया गया है, बट यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांस यूरेनियम भी बोलते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर इनका जो है ज्यादा काम है, बट सिंपल सर, जो उनको 12th की, हाँ, ट्रांस यूरेनियम क्यों कहा जाता है? ट्रांस यूरेनियम यही है, यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे उनको सबको ट्रांस यूरेनियम बोलते हैं। तो एक ये भी लिख सकते हो, सर मैं ट्रांस पूछ रहा हूँ यूरेनियम, उनको क्यों बुलाया जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स करके? बिकॉज दे आर अकरिंग आफ्टर द यूरेनियम, सिंपल है ना। अरे 92 यूरेनियम का है ना एटॉमिक नंबर, तो 93 से सबको क्या बोलेंगे, ट्रांस यूरेनियम। और वो सारे रेडियो एक्टिव है ना? हाँ, द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम। सर प्लूटोनियम मैन मेड है या नेचुरल अकरिंग है? मैन मेड है। मैन मेड, देखो जो प्लूटोनियम है ना, इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, ये तुमको आगे चल के पढ़ने को मिलेगी। तो हम ये सीखेंगे कैसे जो है इसको बनाया गया। तो रेडियो एक्टिव जो मेटल है प्लूटोनियम, इसको पीयू से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, सबका हो गया ये? सबका हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एफ ब्लॉक से नहीं लिखा है किसी ने, ऐसा कौन है? देर में आ गए हो क्या तुम? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबने जो बच्चे देर में आया ना, उसको मैं नोट शेयर करूंगा, लिख लेगा वो, थोड़ा सा पढ़ ले वो आगे। नेक्स्ट लिखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, रेडियस हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, ये कैसे चेंज होती है पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक साइज, हाँ, एटॉमिक साइज, ये सारी चीजें। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से तो इसको रखा भी है। तो हमको क्या पता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनके ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन ऑब्जर्व many trends in the physical and chemical properties, in the physical and chemical properties of elements in the periodic table, in the periodic table. For example, when we move from top to bottom in any group समझ में आया क्या होता है? बताओ, ग्रुप क्या होता है? The vertical columns. जो वर्टिकल कॉलम होता है। तो एक पर्टिकुलर किसी ग्रुप में क्या होता है, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, देन द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज करता है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है कि कोई भी हमारे पास जो properties like metal, like हाँ, प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो है उसके अंदर हो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गिव करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। मेटेलिक का वही मतलब क्या? लूज करेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ना। जैसे सोडियम है,
है ना। फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट ग्रुप, पहला ग्रुप क्या है, इन ग्रुप 1, इन वन ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम सीजियम। ऑन तो मूविंग फ्रांसियम डाउन तो द, रेडियो एक्टिव है तो उसमें काउंट नहीं करता ना सर। हाँ उसको काउंट नहीं करते, उसको भी चलो लिख ही लो, वो भी ज्यादा ही मेटलिक होगा। लिथियम तो सीजियम लिख दे तो ज्यादा अच्छा है, फ्रांसी भी लिख सकते हो। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप metallic character increases, metallic character increases। metallic character थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या होता है। metallic character थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, बहुत चीजें आगे पढ़नी है ना अभी, जैसे आनेशन एंथैल्पी पढ़ लोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बट इस ये बहुत ही आसान सा एक लिख सकते हो। इट इज द टेंडेंसी ऑफ any atom to lose electron, ठीक है। तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, उतना अच्छा होगा। ऊपर से लिख के आए हो सब, ठीक है। या लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, अब ये चीज कैसे होती है इसके लिए तो आनेशन पोटेंशियल पढ़ना ही पड़ेगा, बट मेटेलिक प्रॉपर्टीज तुम्हें 9th 10th में बताई गई होंगी, है ना। किसके अंदर, हाँ किसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज है, तो फिजिकली कैसे पता चलेगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उसका बढ़ जाएगा, है ना। मेटेलिक प्रॉपर्टीज जब किसी के अंदर होती हैं तो डक्टिलिटी आ जाती है, डक्टाइल होता है सब्सटेंस, मलिएबल होता है, ये सारी चीजें छोटी मोटी पढ़ी होंगी तुमने, बट जो केमिकली पढ़ना है वो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो हम पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात क्यों कर रहे हैं ये मैं बताना चाहता हूँ, बिकॉज ऑब्जर्वेबल चेंजेस होते हैं। जब हम किसी भी एक सीरीज के अंदर देखते हैं तो उसमें क्या लगता है, अच्छा खासा हमें चेंज लगता है, उसमें लगता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में एक पैटर्न के हिसाब से चीजें चेंज हो रही हैं। तो ये पैटर्न है, इसको पढ़ने को ही बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। सर क्या आप लिस्ट करा सकते हो कि कौन कौन सी पीरियोडिक ट्रेंड्स को देखेंगे, कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन सी हाँ प्रॉपर्टीज आप हाँ लिस्ट कर सकते हो पहले, अभी करवाने से अभी पहले। हाँ अभी लिस्ट बनाऊंगा। अब उस पे ही आ रहे हैं जो सबसे आसान और टफ काम है, उस पे ही आ रहे हैं। आसान इसलिए है क्योंकि आसान फाइनली टफ। हाँ फाइनली आसान लगेगा जब ये चैप्टर हो जाएगा ना, और जब थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो लगेगा कितना आसान सब था और जब अभी पढ़ोगे तो उसमें कंफ्यूजन है, उसमें बहुत लगेगा तुमको कि चीजें चेंज क्यों हो जाती है ना। क्योंकि अच्छी बात है कि तुम लोग ऐसा ना बोलो, बाकी क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को, उनको लगता है कि ऐसा पढ़ाया गया तो फिर ऐसा क्यों हो गया। से कुछ प्रॉपर्टीज पहले पढ़ाई गई हैं, पता नहीं कि इस बार होंगी कि नहीं होंगी वापस। नहीं नहीं सब वही है, एटॉमिक रेडियस, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वही सारा है। ये सबने लिख लिया। तो यहाँ पे बोर्ड्स में इतना तो पता भी नहीं चलेगा, जेई में पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कैसे चीजें चेंज भी हो जाती है। तो एक्सेप्शनल कुछ चीजें होती हैं, उनको याद रखना पड़ता है। सर स्टार्ट करने वाला है ये हाँ पीरियोडिक ट्रेंड्स। हाँ जब उसमें स्टार्ट हो जाएगा ना तो फिर धीरे धीरे पढ़ते रहना, बट उसमें तो अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, बट जेई में ज़्यादा है पोर्शन, बोर्ड्स के लिए उतना ज़्यादा हमारे पास पढ़ने के लिए होता नहीं है। नेक्स्ट देखो, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं। पहला जो है वो है एटॉमिक रेडियस।
अब तो तुमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ लिया है, तुम्हें पता है कि किसी भी एटम की हम लोग एग्जैक्ट रेडियस तो बता नहीं सकते क्योंकि उसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है। तो अगर शार्प बाउंड्री नहीं है तो हम उसकी कोई एक रेडियस नहीं बता पाएंगे। तो हमें पता करना पड़ेगा। सर फिर कौन आयन सी सर रेडियस की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उनके कंपाउंड्स के हिसाब से रेडियस कंपाउंड बताएंगे। था वही। मान लो कोई कोवेलेंट कंपाउंड बता रहा है तो कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी, कोई आयनिक कंपाउंड बता रहा है तो आयनिक रेडियस हो जाएगी, कोई जो है सिर्फ वंडरवल फोर्सेस से अगर जुड़ा हुआ है तो वंडरवल रेडियस हो जाएगी। तो केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर नहीं पढ़ा है, वो जैसे ही पढ़ोगे कोवेलेंट और आयनिक रेडियंस में डिफरेंस क्या है? हाँ, कोवेलेंट रेडियस कोवेलेंट कंपाउंड से बनती है, अभी वो सब नहीं पढ़ा है ना क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग हुआ नहीं है। जैसे हाइड्रोजन है ना, तो ये हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ जो है अगर इसका फिगर बनाया जाए तो ऐसा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की जो रेडियस होगी, ये डायमीटर अगर d है तो कोवेलेंट रेडियस कितनी आएगी, d/2। कितनी आएगी कोवेलेंट रेडियस, d/2 आती है ये कोवेलेंट बॉन्ड में। और सोडियम और क्लोरीन में निकालना थोड़ा टफ हो जाता है बिकॉज जो सोडियम है उसका साइज है छोटा, वो कैटायन है, और जो हमारे पास एनायन है वो बड़ा है, Cl-। ये Cl- है, ये Na+ है, ठीक है। ये जो रेडियस है इसको बोलेंगे R+, इसको रेडियस को बोलेंगे R-, और ये पूरी डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, d। तो इसको सॉल्व करने के लिए और भी बहुत सारी टेक्निक इसमें यूज पड़ती हैं सॉलिड स्टेट की। तो फाइनली हमें सिर्फ इतना पता होता है कि क्योंकि वैल्यू तो हमें से पूछी नहीं जाएगी कभी, हमें सिर्फ ये पता होता है अगर ये Na+ है तो इसकी रेडियस जो है उसको हम बोलेंगे R(Na+), और कंपैरिजन पूछा जाता है किससे कैसे कंपेयर करेंगे, ये सारी चीजें हैं। तो बस यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे टच कर रहे हैं, इसको बोलेंगे कैटायन की रेडियस। ये वाली जो रेडियस है ये कोवेलेंट रेडियस। तो इस तरीके से रेडियस के नाम आएंगे। तो हम लिखेंगे सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना वो कैसा है, कोई शार्प बाउंड्री नहीं रखता है, ये तुमने पढ़ लिया है। अराउंड द एटम do not have a sharp boundary, do not have a sharp boundary, hence we cannot exactly determine the radius of a isolated atom। अगर अकेला एटम दे दिया जाए आइसोलेटेड तो उसका हम रेडियस नहीं बता सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। बट वी कैन, अगर हमको थोड़ा बहुत एस्टिमेशन के हिसाब से डिफाइन करना है तो हम हल्का फुल्का एक बता सकते हैं। बट वी कैन थियोरेटिकली डिफाइन the average atomic radius as the distance between the center of the atom to the outermost shell of the एटम। लूजली मतलब अपनी पढ़ाई के लिए जितना हम लोग को पढ़ना है उसके अकॉर्डिंगली हम ऐसे दिखा तो सकते हैं। अब फोटो फिर क्या बनाओगे अगर नहीं डिफाइन करोगे, मतलब एक शेल ये है, एक शेल ये है, ऐसे है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये भाई रेडियस होती है, ये इतना तो कर सकते हैं ना हम लोग। तो ये हम लोग एक डिफाइन थोड़ा बहुत कर पाते हैं एटॉमिक रेडियस को, बट प्रैक्टिकली जो है एटॉमिक रेडियस वो या तो कोवेलेंट वाली होगी या आयनिक होगी, उसी को हम बता पाएंगे ना। तो हमें कभी एक फ्री एटम मिलेगा, और मिलेगा भी तो हम एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। लेबोरेटरीज में हम फ्री एटम्स की बात कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है ये, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है ये। जल्दी से लिखो ये एटॉमिक रेडियस।
हो गया सर। हाँ सर आप थोड़ा ऊपर कर सकते हो। एटॉमिक के भी हाँ सर थोड़ा बच गया था लिखना सर तो। हाँ क्यों क्या लिखा है यार? हाँ किसी ने क्यों लिखा है क्वेश्चन? अच्छा मुझे लगा कि चार्ज बता रहे हो तुम। हाउ विल क्वेश्चन कम ऑन दिस? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, बस उसमें लिख दो जो लिखा है यहाँ पे। सर ऐसे भी पूछ सकते हैं ना, 2 एलिमेंट दे के पूछेंगे किसका एटॉमिक रेडियस बड़ा है। वो तो पढ़ा ही नहीं है अभी ना, वो तो वही तो पूछते हैं, लेकिन अभी तक उसको कहाँ पढ़ा, वो तो बहुत कुछ पढ़ना है अभी, उस पे आने हाँ वाले हैं। सर, मतलब पीरियोडिक टेबल में रहता है ना कि नीचे जाने पर हम्म, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं ट्रेंड्स पे तो आ रहे हैं। ये क्या लिखा है देखो, ट्रेंड्स फिजिकल, इस पे वैसे आ आने वाले। सकते हैं। बिल्कुल आ जाएगा अगर पढ़ लिया, जितना पढ़ पाओगे उतना ही आएगा। जो आप तुम लोग बाद में नोट कर लेना। हाँ मैं इसको शेयर कर दूंगा, चलो छोड़ो, जिसका छूट गया है फिर बाकी लोग बैठे रहेंगे ना अगर तुम लोग लेट करोगे। क्वेश्चन लैग कर रहे हैं ना, तो सिर्फ आप पढ़ा दीजिए, हम नोट बाद में कर लेंगे। हाँ ठीक है। तो टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस लिख लेते हैं, कुछ कुछ तो पढ़ लेते हैं, एक दो टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। पहली लिखो कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, देखो अगर कोई एलिमेंट अपना मॉलिक्यूल बना रहा है तो हम उसके अंदर कोवेलेंट रेडियस को बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। If an atom A forms a diatomic molecule के लिए वैलिड है, diatomic molecule A2, then the covalent radius is defined as half of the distance between the centers of two A atoms, that is bond length, जो बॉन्ड लेंथ होगी, जो हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड जो बनेगा उसकी डिस्टेंस का आधा, सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं उसकी डिस्टेंस का हम हाफ कर देंगे। मैं इसको नोट्स ग्रुप पे शेयर करूंगा, इधर देखो ध्यान से देखना। कोवेलेंट रेडियस, अच्छा बताओ हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। दूसरे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाऊं, इसका एक, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? शेयर। ऐसा वाला पढ़ा है 10th में, सबने पढ़ा है। तो ये क्या बनती है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ये, ठीक है। अब इसको मैं फोटो में इधर दिखा रहा हूँ, ये तो तुमको साइड में बता दिया मैंने, एक होता है तो याद दिला दे, क्योंकि पढ़ा नहीं है अभी केमिकल बॉन्डिंग 12th में, 11th में सॉरी। तो यहाँ पे इसको देखो, ये एक हमारा कोई एटम है, हाँ अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं ना, तो ऐसे इस तरीके से क्या होता है, उसमें कुछ हल्की फुल्की मर्जिंग भी होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब शेयर होंगे तो मर्ज होगा ना उसमें, है ना। अब तुम इसको बहुत आसानी के लिए ऐसे भी दिखा सकते हो, इस तरीके से दिखा सकते हो, ज्यादा दूर न रख के, यहाँ से ये, ठीक है। ये हमारी डिस्टेंस है r, और ये r, और ये पूरी डिस्टेंस है कितनी, इनके बीच की डिस्टेंस है d। तो r क्या हो जाएगा? d/2। ऐसे याद रखो कोवेलेंट रेडियस। ऊपर स्क्रॉल करना है क्या? ऊपर स्क्रॉल करवाओगे? चलो ठीक है।
सर तो ट्राइएटॉमिक और उससे ऊपर वालों के नहीं होते क्या रेडियस कोवेलेंट? उसमें उसके लिए डिफाइन नहीं है ना, होता हो या नहीं होता हो, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इस फॉर्म में ला करके प्रूव करना पड़ेगा। जो ये डिफाइन किया गया है वो सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन किया गया है। उसमें भी रेडियस होगी ऐसा नहीं, उसमें रेडियस क्या हो जाएगी, कुछ अलग आएगी। उसके लिए दूसरे तरीके हैं। सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है, कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल हो उसके लिए हम बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल Cl2 जो है क्या है, डायटोमिक है कि नहीं है मॉलिक्यूल। Cl2 मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड लेंथ, कितनी बॉन्ड लेंथ है इसकी, 198 पिकोमीटर। सो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ Cl एटम, कोवेलेंट रेडियस क्या होगी, 99। विल बी द, हाँ तो बस ऐसे ही होता है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ Cl कितनी होगी। तो तुमको चूंकि बता दिया है कि एक Cl ये है, एक Cl ये है, और ये वाली डिस्टेंस जो है वो 198 है, तो हमारे पास रेडियस जो होगी आर Cl कोवेलेंट कितनी हो जाएगी, 198 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 99 पिकोमीटर। ये थोड़ा सा याद रखो, क्योंकि हमें इस चैप्टर में कैलकुलेट नहीं करना है, हमें किसी की भी रेडियस निकाल के देना नहीं है, हमें सिर्फ तो कंपेयर करना है। ठीक है सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए थोड़ा बहुत इतना Cl का। हाँ सर ये नहीं, क्लोरीन वाला एग्जांपल। क्लोरीन वाला ये तो नीचे लिखा ही है, हाँ ये लिख लो। ओके ये लिख लो। नेक्स्ट लिखो मेटालिक रेडियस। नेक्स्ट क्या लिखोगे, बहुत सारे एटम्स कोवेलेंट मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं ना, तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा, सोडियम क्या बताओ बनाता है, नहीं बनाता ना सोडियम Na2। जो कोवेलेंट और आयोनिक दोनों बनाए उनके लिए दोनों हैं, कोवेलेंट के लिए कोवेलेंट है और आयनिक में आयनिक है। प्रैक्टिकल चीज है ना ये। लेकिन अब जो हमारे लेवल पे क्या होगा, हम हर जगह पे एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, हम ना कोवेलेंट नाम लेंगे ना हम दूसरा नाम लेंगे, हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। मतलब जो एलिमेंट जैसा है उसके लिए वैसी बात करनी है। सोडियम कैसा होता है बताओ, मेटेलिक होता है, कैसा होता है, मेटेलिक, तो इसके लिए किसकी बात करेंगे, मेटेलिक रेडियस की। ठीक है, जो जिसकी होती है प्रैक्टिकली वही, जैसे कार्बन आया तो कार्बन की क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस, या Cl आया तो इसकी क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस। और साथ में अगर कहीं पे मान लो कोई दूसरा एलिमेंट आ गया है ना, जैसे कि आर्गन आ गया या नियॉन आ गया, ये तो केमिकल बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं, तो इनके लिए क्या हो जाएगी बताओ फिर, वॉन्डरवॉल रेडियस, वो काफी बड़ी होती है, क्योंकि वॉन्डरवॉल रेडियस में एलिमेंट्स पास पास आते ही नहीं है, वो काफी दूर दूर होते हैं, तो उनके अंदर कौन सी वाली रेडियस हो जाएगी, वॉन्डरवॉल रेडियस। सब मिला के एक साथ क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। और इन तीनों में ऐसे कंपेयर करेंगे कि भाई जो वॉन्डरवॉल होती है वो तो सबसे बड़ी होती है ना। इस तरीके से कंपैरिजन हम लोग उसका चालू रखेंगे। तो जैसे क्लोरीन ही हो गया जो आयनिक और कोवेलेंट दोनों बना रहा है, तो उसका एटॉमिक रेडियस उन दोनों का एवरेज होगा या अलग ही? नहीं, अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे अगर क्लोरीन आयनिक बनाता है तो Cl माइनस बनेगा ना, फिर उसको बोलेंगे आयनिक रेडियस, उसको क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियस। और जो Cl होगा ये एटॉमिक रेडियस। समझ में आया? यस। तो इसमें कंपेयर करना सिखाएंगे हम लोग कैसे होता है कंपैरिजन। अच्छा बताओ, अगर क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एक डाल दिया एक्स्ट्रा तो रिपल्सन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? यस। तो ये इसकी साइज बढ़ जाती है। तो ये चीजें बहुत आसान होती हैं, आगे आएगा ये, इसमें डरना नहीं, ये सब चीज आता है आगे। अब लिखो मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस क्या है, अगर कोई हमारा मेटल है तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से 3 डायमेंशनली क्लोज पैकिंग होती है, इस तरीके से होता है। और कोई भी दो एटम एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे होते हैं, ऐसे इस तरीके से, और भी है। तो हम ये जो डिस्टेंस होती है सेंटर के बीच में, इसका हाफ कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इट इज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, it is the half of the internuclear distance separating, या
ऐसे ही बोल सकते हैं ज्वाइनिंग टू, ऐसे लिख सकते हैं। इंटरन्यूक्लियर से समझ में आ ही गया होगा, न्यूक्लियस को जो मिला रही है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू एडजेसेंट metal atoms in a crystal of metal, कोई मेटल का क्रिस्टल हो, जैसे यहाँ बना हुआ है, इसके कोई दो एटम जो आपस में टच कर रहे होंगे, है ना। एक ऐसा भी तो हो सकता है, अब यहाँ पे एटम है, अब उससे थोड़ा ना ले लोगे इसकी, भाई ये तो रेडियस नहीं मानी जाएगी ना, इतना दूर दूर है। दो डिस्टेंस जो है बिल्कुल जो पास वाले हैं उनकी लो और उसको हाफ कर दो। तो यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस मैं d मानता हूँ, तो यहाँ पे अगर बाय चांस तुम्हें डिस्टेंस ये दी हुई है कि ये डिस्टेंस है हमारी d, तो बताओ r मेटेलिक कितनी हो जाएगी, d/2। ये प्रैक्टिकली हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो हर जगह पे अलग अलग, सेम नहीं हो गया, सेम तो ये तो अलग ही चीज है ना। यहाँ पे तो अलग कुछ हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये 198 आएगा ना, ये अलग आएगा। क्यों अलग आएगा बताओ? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती, शेयरिंग होती। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो चुके हैं, ये काफी पास आ चुके हैं। मेटेलिक में क्या होता है, सिर्फ वो टच करता है, अंदर तक उसके अंदर घुसता नहीं है, तो वहां पे दूसरा हिसाब होता है। तो सेम नहीं हो गया, ये जो नंबर है ना ये बदल जाएगा। क्लोरीन एटम जब कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा तो ये वैल्यू अगर 198 है, तो अगर क्लोरीन कभी तो वैसे उसको सॉलिड बना नहीं पाते हैं, अगर सॉलिड फॉर्म में आया तो फिर क्रिस्टल बनाएगा तो उसमें डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो केवल डिफाइन करने पे दिखता है एक जैसा है, बट चूंकि ये प्रैक्टिकली दो चीजें अलग है, एक सॉलिड फॉर्म में, गैस फॉर्म में या किसी और फॉर्म में है, तो उसके हिसाब से वो अलग अलग आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि यहाँ d/2 दिख रहा है, d/2 तो सेम हो गया, नहीं वैसा नहीं है। सर अभी अगर मुझे जैसे H2 का कोवेलेंट रेडियस निकालना है, तो मैं H2O के हेल्प से भी निकाल सकती हूँ या सिर्फ H2 ही रहना चाहिए? नहीं, कोवेलेंट रेडियस उसकी सिर्फ H2O में निकलेगी, क्योंकि ये जो H2O में अगर निकालोगे ना, H2O में तुमने बोला, इसमें तो इसमें क्या होगा ना, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क आ जाएगा। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ जो है वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। अगर इसको ऐसा होना चाहिए था तो ये कम आएगी, तो इसका एक नया फॉर्मूला बनाया जाएगा, वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है तो फॉर्मूला। जैसा इनका वॉइड्स बनता है वैसे H2O जैसा कुछ बाकी चीजों में भी बनता है, तो वो उस पे इफेक्ट करेगा क्या? तो वो तो सॉलिड फॉर्म में हो गया। H2 वाइट तो H2 में बनता है जब सॉलिड फॉर्म में होता है ना। जब सॉलिड बनाओगे H2O, जैसे आइस हो गया, उसमें वाइट्स होते हैं, तो उसमें अगर वाइट्स आ रहे हैं तो वापस से फिर हम लोग मेटेलिक बॉन्डिंग पे आ जाएंगे। और अगर तुमने जैसे बोला ना कि अगर H2O यहाँ पे बॉन्डिंग करके अगर बना रहा है, तो यहाँ पे ट्रू नहीं आएगी। ये जो हमारे पास है ना, इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर भी है, तो ये फॉर्मूला से सॉल्व किया जाएगा, तो वो फिर बदल जाएगा, वहां पे हम कोवेलेंट रेडियस नहीं मानेंगे। इसलिए मैंने तुमको डेफिनेशन में ही लिखाया है, कोवेलेंट रेडियस का मतलब है डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाओ, तब जाकर के उसकी हम रेडियस निकालेंगे। ठीक है सर मेटल्स जो है ना वो लैटिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना? हाँ, ये बना है लैटिस, इसी को लैटिस बोलते हैं। हाँ पढ़ा था जेई में, वही इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया सबका? हाँ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आयनिक रेडियस। तो बच्चे इस वाले का हमको ध्यान रखना है कि हम HCl में हाइड्रोजन की रेडियस नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क आ जाएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की Cl से क्या है, काफी कम है। इलेक्ट्रॉन जो है Cl की तरफ पूरे के पूरे खींचे रहेंगे, और रेडियस जो है एक्चुअल जो आनी चाहिए, जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल डिस्टेंस से काफी कम हो जाती है। ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये बॉन्ड छोटा हो जाता है ना। एक्चुअली प्रैक्टिकली छोटा होता है, कोवेलेंट है इसलिए। हाँ, कोवेलेंट तो है, लेकिन पोलर कोवेलेंट है बच्चे। पोलर कोवेलेंट वही बोला मैंने। हाँ पोलर, अच्छा इधर कट गया होगा आवाज। ओके सुनो, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होता है? आयनिक रेडियस of an element is
रिलेटेड, देखो डायरेक्टली तो नहीं निकालते हैं इसको, है थोड़ा सा मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। रिलेटेड टू दी डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का मतलब जो सेंटर है एटम का, न्यूक्लियाई ऑफ neighboring cations and anions, neighboring cations and anions, बस इतना ही लिखो, इससे हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताओ, NaCl अगर लिखा है, तुमको आगे चल के पता होगा जो Na+ है ना, उसका साइज छोटा होता है और Cl- का साइज जो है वो बड़ा होता है। ये Cl- हो गया, अभी ऊपर भी लिखा था एक बार, ये Na+ हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस होगी d, और ये इतनी रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या होगी कैटायन की रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस क्या होगी एनायन की रेडियस। तो R+ और R- ये वैल्यू कितनी होगी, d के बराबर होगी। ठीक है, तो याद रखना। तो याद रख लेना कि जो कैटायंस होते हैं वो अपने जो न्यूट्रल एटम होता है उससे छोटे होते हैं, एनायंस जो होते हैं उनकी रेडियस अपने न्यूट्रल एटम से बड़ी होती है। याद रखेंगे, जनरली कैटायंस आर, हमेशा ही होते हैं, ऑलवेज लिखो, कैटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन देयर parent atoms, and anions are always bigger than their parent atoms। समझ में आया? तो Na और Na+ में बताओ किसका साइज बड़ा होगा? Na में और Na+ में किसका साइज बड़ा होगा? Na का साइज बड़ा होगा। Cl और Cl- में किसका साइज बड़ा होगा? Cl- साइज बड़ा होगा। ठीक है, ये अब चीजें और भी, इसको पढ़ने का ये एक तरीका नहीं, ये तो सिर्फ रटने वाला हो गया कि याद कर रहे हैं यहाँ से देख के, बट ये समझने के लिए आगे बहुत कुछ आने वाला है, उसमें हम लोग समझेंगे कैसे ऐसे होता है। इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ओवरलैप करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। हाँ सही, वही है, थोड़ा बहुत तुमको याद आ रहा है, तो तुमने पढ़ा होगा। एक्चुअल में यही है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो जब कैटायन बनता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और जब एनायन बनता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी बढ़ जाता है, और कई बार तो क्या होता है, कैटायन बनने पे शेल जो है वही कम हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, जैसे Na के केस में, जैसे सोडियम में है, तो अगर थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया 281 2,8,1 ऐसा है ना सोडियम का, और अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो सीधे एक शेल कम हो गई, वो शेल है बट उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब उस शेल का अपना कोई काम नहीं रहा, तो वैसे ही साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। और दूसरी बात है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है, वो धीरे धीरे तुमको सब समझ में चीजें आएंगी। अभी तो हमने ये पढ़ लिया कि प्रैक्टिकली इतना सब कुछ है, बट हम लोग बात किसकी करेंगे, सिर्फ एटॉमिक रेडियस की। हम हर चीज को एटॉमिक रेडियस बोलेंगे जब तक कि दिया ना हो। जैसे उसने बोला है कि सोडियम आयन है, तो दिख के समझ में आ रहा है सोडियम का मतलब ये आयनिक रेडियस की बात कर रहा है ना। हम उससे पूछेंगे नहीं कि वो मेटेलिक रेडियस की बात कर रहा है कि कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहा है, वो हम लोग को बाय डिफॉल्ट पता है। अगर सोडियम है तो जाहिर सी बात है सोडियम मेटेलिक फॉर्म में होता है, उसकी मेटेलिक रेडियस होगी। अगर क्लोरीन है तो हमें पता है क्लोरीन एटॉमिक जो होता है वो कोवेलेंट फॉर्म में बनेगा, उसका हम लोग Cl2 लेंगे, उसका हाफ करेंगे तब मिलेगा, क्योंकि हम अकेला क्लोरीन ला करके उसकी रेडियस को हम लोग मेजर कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज उसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। तो हमको ये प्रॉब्लम तो एक रहेगा ही कि हम किसी भी एटम को आइसोलेट करके उसकी रेडियस नाप नहीं पाएंगे, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए अलग अलग जगहों की जो रेडियसें हैं उनसे सिर्फ कंपेयर करके चीज़ों को लिस्ट बनाई गई है, उनकी सीरीजें बनाई गई है, उसके हिसाब से पढ़ते हैं। बट जो ट्रेंड्स हैं उनको समझना बहुत आसान है। तो आजकल जो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, हमारे पास एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है,
हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये सारी चीज़ों से क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देख पाते हैं, मतलब उसको हम ट्रेस कर पाते हैं। जैसे ऐसे इस तरीके का फोटो आता है, इस तरीके का, ठीक है। ऐसे जो है कंप्यूटर एडेड डायग्राम्स आते हैं, उसमें हम लोग को पता चलता है अच्छा क्लोरीन में यहाँ तक है। टेक्निक है सारी, वो जब तुम उसमें पढ़ोगे ना, कभी अगर कोई नैनो टेक्नोलॉजी में चला गया, इंजीनियरिंग फिजिक्स में चला गया, मैं भी ऐसा तो बच्चे होंगे नहीं, बहुत कम होंगे, क्योंकि बाद में तो ये सब बहुत कम बच्चे इंटरेस्ट रख पाते हैं, तो शायद पढ़ने को मिले। यही सब है, तो उसमें हम लोग को पता चल जाता है कि रेडियस कितनी है। बट अभी के लिए जो तरीके हैं हमारे तो प्रैक्टिकल है आने के लिए, ट्रेंड्स 9-10 में भी थे, सही बात है, सब में ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। जो मैं याद करा रहा हूं उसको याद करो, इन पीरियोडिक टेबल। तो पहला क्या है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, then the size of the atoms decreases. Then the size of the atom decreases as charge increases. हाँ, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखता हूँ, as the shell, ऐसे लिख सकते हैं, as the number of cells are constant but charge on nucleus increases, hence electrostatic force increases. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा कि नहीं? फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा ही नहीं है अभी, तो डायरेक्ट समझना, ऐसे रखो आसान। हेंस साइज डिक्रीजेस। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, ये अगर मैंने लिखा है लिथियम, तो क्या होगा, लिथियम का फोटो बनाओ। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है बताओ, बोलो। एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन। अब हमने लिथियम लिखा, अब हम लिख रहे हैं बेरिलियम। बताओ क्या शेल नंबर बढ़ेंगी? नहीं सर, नहीं बढ़ेगा ना, लेकिन साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। क्यों छोटा हो जाता है? क्योंकि प्रोटॉन 4 हो गए और लगभग उतनी ही दूरी पे तुमने क्या कर दिए, प्रोटॉन बढ़ा दिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा दिए, और यहाँ पे अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे ही, तो न्यूक्लियस जो है वो अब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। एफ का फॉर्मूला क्या था, Q1 Q2 by R²। ये फॉर्मूला सबको याद है? हाँ सर। तो जब तुमने फोर्स बढ़ा दिया Q1 Q2 बढ़ा के, तो रेडियस को क्या करना पड़ेगा, अपने आप से श्रिंक होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो इतना ज्यादा फोर्स बढ़ता है कि वो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और फोर्स ज्यादा होने की वजह से रेडियस क्या हो जाती है, अपने आप से कम हो जाती है, तो ये श्रिंक हो जाता है। क्योंकि हम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ा नहीं रहे हैं, तो हम जब बोरॉन में जाएंगे तो और साइज कम हो जाएगा। बोरॉन में क्या होगा, पहली शेल, दूसरी शेल तो 2 ही है, 2,3 हो जाएगा, यहाँ 2,2 था। अब यहाँ क्या, हमने फिर से जो है इलेक्ट्रॉन डाले 2, उसके बाद यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, और अंदर जो है हमने क्या कर दिया, 5 जो है टोटल प्रोटॉन डाल दिए, तो फिर से फोर्स काफी बढ़ा और साइज जो है वो छोटा हो गया। ऐसे ऐसे करते हुए ये साइज छोटा होता जाता है, और जब हम लोग इधर पहुंचते हैं तो फ्लोरीन का साइज तो बहुत छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखना,
इस तरीके से इतना छोटा कर दो उसको। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो। फ्लोरीन 2,7 और प्रोटॉन कितने हैं प्रोटॉन? सर आपने 8 बना दिए इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा मैंने 8 बना दी, ज्यादा ही बना दी मैंने, इसका मतलब कुछ। हाँ तभी एकदम कंफ्यूजन है। अब सही है ना, देखो गिनो 1 हाँ सर, 2 हाँ सर, 3 हाँ 4 5 6 7 हाँ सर 7 अब सही। इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं लेकिन बताओ? 9। ये तो बहुत ज्यादा 9। खींचेंगे, कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है और बहुत ज्यादा इसको खींच के अपनी तरफ रखेंगे। सर एक डाउट है, हाँ अगर हम F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर ले रहे हैं तो फिर नियॉन जो है वो फ्लोरीन से बड़ा क्यों है? देखो, हाँ ये बिल्कुल अच्छा सवाल है। एक्चुअली जो ये कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ समझाने के लिए है ना, जो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ यही तो है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या है, जो नियॉन होता है ना वो इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। ये अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 8। हाँ तो ये 4 बना दिए, एक इधर बना दिया और 2 यहाँ। अब ये नियॉन जो है ना, इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है तो इसके अंदर एक्चुअली एक अलग रिपल्शन क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा होने के लिए। साइज जो होता है बड़ा, काफी बड़ा हो जाता है। सुनो, हाँ तो तुम्हारी क्लास में बॉम्बर कैसे आ सकती है? ये तो बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म माना जा सकता है। क्या किसी ने कहीं पे इसको लिंक शेयर किया है क्या? किसी ने किया होगा, वही ऐसा लग रहा है, या तो हाँ। कोई बच्चा इंस्पायर हो गया होगा ज्यादा, खुद ही बॉम्बर बन गया तो नाम बदल के आ गया होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। सर ये कौन था सर, लेकिन उसमें कैसे पता चलेगा भाई, वो तो यहाँ पे कोई बता के नहीं आएगा ना। रिमूव कर दो सर। किक आउट कर दिया उसको, तो रिमूव कर दिया ना। हाँ अभी वही है कि हाँ सर इसमें रिकॉर्डिंग सर थोड़ा मतलब कट करके देना सर, मतलब इसी वाला पार्ट। देयर शुड बी अ ज्वाइन एंड लीव लॉग। हाँ वैसा लॉग तो होना चाहिए, कौन कितने बजे आया है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए लोग को। चैट का लॉग देते हैं ये सिर्फ बस। सर ये वाली रिकॉर्डिंग सर थोड़ी मतलब ये वाला पार्ट हटा देना सर, मैम को बोल के। यस यस। सर आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। हाँ सर आप नियॉन का बता रहे थे। नियॉन का तो एक चीज मैंने तुमको ये बताया कि जब ये बुकिश लैंग्वेज है, एक्चुअल में जो रीजन होता है वो सबसे बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहला रीजन क्या दिया जाता है, बुक्स में भी लिखा है ये क्या दिया जाता है कि बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कंप्लीटली फिल अप होने के बाद में जो ये सेकंड शेल है ये कंप्लीट फिल हो गई कि नहीं, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं कि वापस से इसमें बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है। रिपल्शन जब इनके अंदर होता है तो ये शेल जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और इसका साइज सबसे बड़ा हो जाता है इसके अंदर। दूसरी चीज ये है, जो एक्चुअल लॉजिक है वो क्या है कि कोवेलेंट रेडियस इसकी तो पता ही नहीं है, इसकी एटॉमिक रेडियस भी नहीं पता है। एक्चुअल प्रैक्टिकल में अगर पूछा जाए, प्रैक्टिकल बताओ, क्योंकि अब तुम कुछ भी थ्योरी बनाओ उससे क्या मतलब है। तो वो रीजन ये है कि नियॉन को कभी भी हम लोग पकड़ नहीं सकते ना, उसका तो क्या रहता है हमेशा, उसका रहता है हमेशा वंडरवॉल रेडियस। कौन सा रहता है? एक नियॉन ये है, एक नियॉन ये है। अब हम हमेशा नियॉन को नियॉन से दूर पाएंगे और इनके बीच जो हल्का सा फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा होगा बताओ? ये आगे पढ़ेंगे हम, वंडरवॉल फोर्स। कौन सा फोर्स? क्योंकि ये इनर्ट गैस है, नियॉन कैसा है? इनर्ट गैस। तो इसकी कोवेलेंट रेडियस होगी क्या? नहीं होगी ना। क्या इसकी मेटेलिक रेडियस होगी? नहीं होगी। क्या इसकी आयनिक रेडियस होगी? नहीं होगी। ये तो तीनों कट हो गए, तो इसकी बची कौन सी? वॉन डेर वाल रेडियस।
वॉन डेर वाल रेडियस जो है वो एक्चुअल केमिकल फोर्स नहीं होते हैं, वो मोलर मास पे डिपेंड करते हैं, वो केवल मास की वजह से अट्रैक्शन होता है इनके बीच। तो यहाँ से यहाँ की जो रेडियस है वो कितनी ज्यादा है, देखो वो d डिस्टेंस है एक्चुअली, और d डिस्टेंस पे शौनक क्या तुम पहले से मीटिंग में हो? हेलो नहीं सर, वो पहले से नहीं था, उसे मीटिंग के बारे में पता ही नहीं था, मैंने उससे सर भेजा। वो हमारे क्लास में है। हाँ हमारे क्लास का ही है सर। अब इतने बजे आ रहा है? हाँ सर, उसे पता नहीं था क्लास के बारे में। भूल गया हो। अच्छा, उसने मैसेज किया। उसमें पहले से कोई शौनक तो नहीं है? हाँ सर, अंदर ले लीजिए, वो मुझे मैसेज कर रहा था। अच्छा अच्छा, तो रेडियस कितनी आएगी बताओ? आर वॉन डेर वाल कितनी आएगी? d/2 आएगी कि नहीं? तो ये डिस्टेंस क्या बाकी से ज्यादा नहीं है क्या? Yes, sir. ये एक्चुअल रीजन होता है, इसलिए नियॉन की प्रैक्टिकली रेडियस ज्यादा होती है। उसको समझाने के लिए हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बुक्स में लेकिन बहुत अभी कुछ लिखा रिसेंटली होता है। नोबेल गैसेस के भी कंपाउंड्स आया ना क्या? सर, अभी एकदम रिसेंटली हाँ, नोबेल बोलो फिर से गैसेस के भी कंपाउंड्स बनाए हैं ना। हाँ, नोबेल गैस का तो कंपाउंड होता ही है, पहले से होता है, लेकिन जैसे जीनॉन का होता है ना, ये सब होते हैं। ये है नियॉन का कंपाउंड तो नहीं बन सकता है, वो अलग बात है। उसके कंपाउंड्स अगर जो बनाएंगे भी वो उसके और केमिकल इनके साथ बना था ना। हाँ, जीनॉन का बनाता है ना, जीनॉन है, रेडॉन के भी कुछ compounds- हाँ, जीनॉन के तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, काफी ज्यादा उनका यूज भी है केमिस्ट्री में और इंडस्ट्री में। नियॉन वगैरह थोड़े से कंपाउंड नहीं बना पाते, हीलियम है, ये सब इनर्ट बिल्कुल है। बट प्रैक्टिक अभी बहुत सारे रिसर्च चलते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ काम चलते रहता है, तो कुछ बना भी सकते हैं वो, बट उसको हम लोग अपनी स्टडीज के अंदर नहीं लाएंगे। एक्चुअल उसका रीजन यही है, नियॉन कंपाउंड भले ही बना ले, लेकिन जब वो फ्री फॉर्म में रहता है, जो नेचुरल फॉर्म है उसकी, उसमें काफी दूर दूर रहते हैं वो, तो उनकी जो रेडियस हम काउंट करते हैं वो यही वाली काउंट करते हैं। एक बात तो ये, अगर उनको एटॉमिकली भी हम रिप्रेजेंट करें तो हम यही लिखेंगे, बिकॉज ऑफ फुली fulfilled valence shell, the electronic repulsion between the 8 electrons is very high. Hence the size of the neon is very big. Yeah, is increased enormously, या increased surprisingly, ऐसे कुछ लिख सकते हो। और प्रैक्टिकली क्या होता है वो ये होता है, जो डेटा है वो यही वाला नोन डेटा है, और कोई डेटा पता ही नहीं है नियॉन का। वॉन रेडियस तो रियल गैसेस का पार्ट है ना? वॉन डेर वाल रेडियस नहीं, रियल गैस जो दिया था साइंटिस्ट ने, उनका नाम भी वॉन डेर वाल है, और ये वाला काम भी उन्होंने किया था, तो ये वॉन डेर वाल वहां से आया है। ये वॉन डेर वाल फोर्सेस होते हैं, वॉन डेर वाल ये क्या होते हैं? फोर्सेस। इंटर मेथड से भी हम आसपास निकाल सकते हैं ना, लाइक बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं आएगा ना। मॉलिक्यूलर फोर्सेस ये नहीं आएगा। वॉन डेर वाल फोर्सेस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, इसकी वजह से ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत बेसिक चैप्टर है, बट वो पढ़ नहीं पाया, उसके पहले पीरियोडिक पढ़ना पड़ रहा है। तो हाँ, दोनों साथ में ही चलते हैं, पीरियोडिक पहले भी पढ़ाया जाता है, ऐसी बात है, बट वहां पे क्या होता है, हम इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं और फिर केमिकल बॉन्डिंग में इसको पढ़ा देते हैं। बट याद रखो कि जो वॉन डेर वाल रेडियस होती है वो काफी ज्यादा होती है, सबसे बड़ी होती है वो, तो इसको नोट करें पहले। तो दो चीजें मैं तुमको सिखा चुका हूं। पहली चीज ये लिखना, ड्यू टू फुल्ली फिल्ड वैलेंस शेल समझते हो ना, लास्ट वाली जो आउटर मोस्ट शेल है ऑफ नियॉन और अदर इनर्ट गैसेस, द रिपल्सन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स is very high, hence size of neon is bigger than fluorine and other elements of its पीरियड में भी सबसे बड़ा होता है एक्चुअली वॉन डेर वाल रेडियस। अगर वॉन डेर वाल रेडियस की बात करोगे तो पीरियड में सबसे बड़ा होगा। सो शायद ये चीज शायद नहीं पढ़ी होगी तुम लोगों ने।
तुमको सिर्फ फ्लोरीन से पढ़ाया गया होगा। चिन्मयी, हाँ तो मीटिंग में आए तो वो तो आ ही नहीं रही है। सॉरी उसको बोलो ना। यस आर्यन। सर जो आपने वैलेंस शेल ऑफ के नीचे क्या लिखा है? नियॉन लिखा था मैंने, वो लिख नहीं पाया क्या? एक्चुअली ये मैंने जूम करते करते इतना ज्यादा कर दिया है। और वो एक्चुअली जो म्यूजिक चल रहा था ना, उसके बाद गलती से दूसरी एक लड़की निकल गई थी, तो अभी वो ज्वाइन नहीं। चिन्मय है उसका नाम। उसको बोलो दूसरा कोई डिवाइस है क्या, इसमें नहीं ज्वाइन हो पाएगी वो। एक्चुअली बात ये है, उसके पास कोई दूसरा डिवाइस है? ओके सर, एक सेकेंड मैं उसको बोलती हूँ। यस, वंडरवॉल रेडियस इज एप्लीकेबल टू ऑल नोबल गैसेस। ये कौन क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट्सएप पे? अगर इधर तुमने मुझे व्हाट्सएप पड़े तो डबल काम हो जाएगा। वो भी छोड़ दो, जिनॉन डाइऑक्साइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, ये सारे हैं। हेलो, हाँ मैम बोलिए। हाँ बोलो, ये लिख लिया? ये जिनॉन डाइऑक्साइड है। तो ध्यान रखो किसी को शेयर नहीं किया करो, समझ रहे हो? हाँ लिख लिया सबने? आगे बताया जाए। हेलो, आवाज आ रही है? ये जिनॉन, यस लाओ अच्छा नाम लिख ही देता हूँ इसके, अभी छोड़ दो। वैसे जो जिस जिनॉन ट्राइऑक्साइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, स्क्रीन नहीं दिख रहा। आ जाएगा अभी वैसे स्टार्ट किया जस्ट। सर दिख रहा है। जिनॉन डाइफ्लोराइड, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, जिनॉन, ऐसे बहुत सारे हैं। इनको लिखने की जरूरत क्या है, याद रखो कि होते हैं। अच्छा बताओ, ये पहला लिख लिया? बताओ डाउन द ग्रुप क्या होगा? साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा डाउन द ग्रुप? इंक्रीज होगा। When we move from top to bottom, when we move from top to bottom in a group, then the size of atoms increases down the group. क्यों increase करता है बताओ?
शेल ऐड हो जाती है। हाँ, as the number of shell increases, है ना, हर एक स्टेप के साथ एक शेल बढ़ती है। जैसे देखो, तो ऐसा कुछ याद है, हलीना करे रब से फरियाद, ऐसा कुछ याद किया था? नहीं सर, हाँ सर यही किया था। मतलब दूसरे तरीके से याद किया था अच्छा, और कैसे याद किया था? सर। मतलब मैंने तो डायरेक्टली नाम याद रख लिया था। सर आप बताने वाले थे, बताइए ना। मैं उस बच्ची के पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ अभी, रुको। सर क्या हुआ? वो ज्वाइन नहीं कर पा रही ना, तो मैंने लिखा है कि दूसरी डिवाइस से करवा दीजिए। हाँ, तो अब बताओ तुम, इसमें कितनी शेल हैं? 1 है। ओह, इसको तो हटा ही दो, ये तो आउट ऑफ फॉर्म है। ये तो अपना अलग स्थान रखता है, इसकी तो प्लेस अलग है ना, ये तो नो उसमें नहीं आता है एल्कली मेटल्स में। इसका देखो 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1, तो ये हर बार में क्या बढ़ रहा है? 2 शेल, 3, 4, है ना, तो हर शेल बढ़ रही है, तो साइज क्या होगा? बहुत बड़ा होता जाएगा। मैं लिथियम का कितना बड़ा साइज होगा बताओ? इतना बड़ा होगा, 1 सेल, 2 सेल, और उसके बाद जो पोटेशियम है उसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा, और फिर जो तीसरा आएगा उसका तो साइज इतना बड़ा हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 4, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ओके, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ये लिखा है सबने? किसी को लिखना नहीं, आगे बढ़े। न्यूक्लियर चार्ज भी तो इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है बच्चे, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता क्या? हाँ बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, ऐसे समझ सकते हो, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। सॉल्व करना चूंकि है ही नहीं बोर्ड्स में, तो मैं बता भी नहीं रहा हूँ, जेई में पढ़ लेना, ठीक है। सॉल्व करके सिखाया जाता है, थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, उसके लिए तो अलग क्लास चाहिए। बट ऐसे याद रखो कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बिना उसके सिखा रहा हूँ। जहाँ पे जरूरत पड़ेगा तो मैं ले आऊंगा उसको, क्योंकि बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं उसको ले आया तो बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, मतलब नहीं समझो उसका। और मैं तो बोलूंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, बढ़ रहा है, तो बोलोगे सर दिख नहीं रहा है बढ़ते घटते हुए, तो फिर फायदा नहीं। बट ठीक है, जेई में तो होता ही है, जेई में पढ़ना ही। बोर्ड्स के लिए इतना बहुत है, इतना बोर्ड्स भी नहीं है, कॉलेज एग्जाम्स है, उसके लिए इतना बहुत है। सो मैंने जब दिया था तो 11 12 दोनों बोर्ड्स में आए थे, इसके लिए मुझे हमेशा वही याद रहता है। एक साथ आया था मेरा, हो गया ये। तो अब नई डेफिनेशन लिखते हैं। कोई नोट कर रहा है क्या? एनीवन? साइज वाला समझ में आ गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बोलते हैं जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो अच्छा तुम ये बताओ, मैं तुमको समझा रहा हूँ, कुछ चीजें ध्यान से सुनना। यहाँ पे शेल है, यहाँ पे शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है,
इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन। ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम ये 2,5 करके देखें तो ये नाइट्रोजन हमारा आ जाएगा। ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। ठीक है, तो मतलब ये नाइट्रोजन एलिमेंट का बना हुआ है। अब अच्छा, अगर मैं इसमें एक चीज तुमको समझाने की कोशिश करूं तो तुम बताना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है तो न्यूक्लियस के पास उसको जाना है, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन उसको लेना है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ना, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड करेंगे। इसको क्या करेंगे? ये शील्ड करेगा। ये इसको क्या करेगा? पुश करेगा, इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस पे। ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर वाले हैं ये न्यूक्लियस को शील्ड करेंगे, न्यूक्लियस को बचा के रखेंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस को क्या रखते हैं? बचा के रखते हैं। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस जो है उसका पर्टिकुलर, इसके अंदर कितने प्रोटॉन है बताओ? थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, इसको लिखाऊंगा नहीं ये क्योंकि हमारे बोर्ड्स में नहीं है, बट चूंकि कुछ बच्चों ने पूछा है तो मैं सोच रहा हूँ समझा देता हूँ। 7 प्रोटॉन्स हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे को भी रिपेल करते हैं बिकॉज दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे 7 प्रोटॉन का फोर्स तो लगना चाहिए, बट एक्चुअली 7 से कम कम प्रोटॉन्स का फोर्स लग पाता है बिकॉज ऑफ रिपल्सन बिटवीन दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। मान लो ये 7 का फोर्स लगा रहा है, 7p की वजह से जो फोर्स आ रहा है, दिस इज बोला कि 7 का फोर्स लगा रहा है। तो ये आपस में कुछ पर्टिकुलर फोर्स, मान लो एक इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट का फोर्स जो है वो लग रहा है, वो माइनस भी करना पड़ेगा तुम्हें। तो एक्चुअली ये कंप्लीट 7 के फोर्सेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। यहाँ पे तो इतनी बात है, जब बाहर वाली शेल में जाओगे, इनमें जाओगे जब इलेक्ट्रॉन वाले में, तो ये जो है ये शील्डिंग इफेक्ट है। यस, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस को शील्ड करके रखे हुए हैं, और ये इलेक्ट्रॉन बोलता है इसको, अरे यार आगे से हटो, मुझे इनसे काम है, तो मुझे न्यूक्लियस से काम है, मुझे न्यूक्लियस अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कहते हैं नहीं, मुझे तो न्यूक्लियस को शील्ड करना है क्योंकि उसमें मेरा बेनिफिट है, हम लोग को ज्यादा फोर्स मिल रहा है, तुम्हारे साथ में फोर्स को बटने नहीं दूंगा। तो ये बेचारा बहुत बचपने वाली बात करता है और इसको शील्ड करके रखता है। तो इन पे फोर्स और कम आ जाता है। अगर इन पे मान लो 5 यूनिट का फोर्स आ रहा है तो इन पे बेचारों पे 4 यूनिट का फोर्स आता है, और इस पे बेचारे पे तो 2 यूनिट का ही फोर्स आता है। तो इस तरीके से फोर्स बाहर जाने पे घटता रहता है। जितना इलेक्ट्रॉन बाहर होगा उस पे उतना कम न्यूक्लियस का फोर्स आ पाता है। इसलिए आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत टफ होता है। तो ये होता है शील्डिंग इफेक्ट। तो चूंकि न्यूक्लियस का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जितने ज्यादा होंगे शील्डिंग इफेक्ट उतना बढ़ेगा। लेकिन जो Z इफेक्टिव होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या प्रोटॉन के चार्ज पे, और जो शील्डिंग इफेक्ट है सिग्मा यहाँ पे क्या दिखाता है? शील्डिंग इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस को शील्ड करते हैं आपस में, जो उनका रिपल्सन है उसकी वजह से। और Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूक्लियर चार्ज। और ये हमारा निकल के आता है Z इफेक्टिव। इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ये हमारा क्या देता है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में से जो शील्डिंग है उसको माइनस कर देते हैं। शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा है ये। तो इसका जो है बोर्ड्स में कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए इसको नहीं पढ़ाता हूं मैं, बट मैंने देखा कुछ बच्चे इसको बार बार बोल रहे थे तो मैंने थोड़ा सा समझाया है। शील्डिंग जो है इसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स कम फील करते हैं। इस पे न्यूक्लियस के थ्रू जो फोर्स है वो सबसे कम फील हो रहा है जितना जो बाहर इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस पे क्या हो रहा है? Z इफेक्टिव कम होता जा रहा है। जितना हम बाहर निकलते हैं उतना Z इफेक्टिव कम होगा। तो अब बताओ, यहाँ पे अगर मैंने शेल बनाई है तो 1 2 3 4 5 डाला, तो बताओ 5th वाले में इलेक्ट्रॉन पे Z इफेक्टिव सबसे कम होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, क्योंकि सिग्मा बढ़ चुका है। सिग्मा क्यों बढ़ा है? सिग्मा किस पे डिपेंड करता है बताओ? नंबर ऑफ। केवल हमको एनालिसिस करनी है, हमको एनालिटिकल वे में पढ़ना है, न्यूमेरिकली हमें नहीं पढ़ना है बोर्ड्स में। तो इलेक्ट्रॉन, किस इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग ज्यादा हो रही है? सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। 5वीं जो शेल होंगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे? चारों शेल के इलेक्ट्रॉन खुद, और इसके साथ जो प्रेजेंट होंगे वो भी शील्ड करते हैं। तो ये कैलकुलेशन फॉर्म में जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से
ये पोर्शन में नहीं है, ये कुछ थोड़ा सा समझा दिया मैंने जेड इफेक्टिव वाला। तो हमें याद रखना है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इन अ पीरियड when we move from left to right, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है बताओ, डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? बोलो। इंक्रीज करता है। क्या करता है वो? इंक्रीजेस, hence size decreases। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप the value of Z effective or effective nuclear charge is almost, ये हटाओ, remains तो यूज कर ही रहे ना, almost remains constant। ये दो टर्म और यूज कर लो, लिख लो इनको। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसने नहीं लिखा है वो लिख सकता है। शील्डिंग जिसको नहीं समझ में आई पूछ सकता है क्या होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक लाइन नीचे स्क्रॉल करेंगे। हाँ, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अपने जो जेई के लेक्चर्स हैं उनके अंदर काफ़ी टाइम मिलेगा इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए, और एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जब इन चीज़ों को बहुत ही थॉरली पढ़ेंगे तभी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आएगा तुम्हारा। ऊपर ऊपर से पढ़ने पे उतना नहीं आता है। तो जेई में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसमें सब पढ़ा दिया जाएगा। सर तो अभी जो शील्डिंग टेस्ट आ रहा है उसमें क्या क्या आ रहा है? 21 में क्या क्या आएगा? उसमें देखो, उसमें तो बता ही दिया ना अपना चैप्टर्स जो है स्टेट्स ऑफ मैटर ज्यादा आएगा, न्यूमेरिकल स्टेट्स ऑफ मैटर से ही आएंगे। हाँ, ये चैप्टर में से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इस चैप्टर में मैं तो थ्योरेटिकल पूछूंगा इससे, और कुछ नहीं पूछूंगा इससे। वो ट्रेंड्स पे। ट्रेंड्स तो पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ ना। ट्रेंड्स पढ़ाने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए। मतलब अगर आपने कहा यहाँ पे Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो मतलब सिग्मा का वैल्यू तो कम हो रहा है ना? देखो ये तुम लेफ्ट राइट पूछ रहे हो क्या? लेफ्ट राइट? यस सर, लेफ्ट टू राइट। देखो सुनो, लेफ्ट राइट क्या होता है? लेफ्ट राइट जब जाओगे तो Z बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ? यस। सिग्मा भी बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। बट जो सिग्मा की वैल्यू होती है ना, Z की वैल्यू कितने से बढ़ती है? क्या इंटरवल है इसका? 1। यस सर। लेकिन इसका जो इंटरवल होता है ना वो जो है 0 पॉइंट के फॉर्म में होता है। तो आगे पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। 0.35 इस तरीके से 0.4। तो इसका जो वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है, धीरे धीरे। तो ये ज्यादा बढ़ता है, ये कम बढ़ता है। तो ओवरऑल Z बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सर लेकिन उस कंटेक्स्ट में बात किया तो नीचे जाते वक्त तो 2, 18, 11 ऐसे Z इंक्रीज, मतलब 18 वैसे बड़े नंबर से Z इंक्रीज होगा ना? देखो उसमें क्या होता है ना, उसमें सबसे बड़ी बात ये है Z की वैल्यू क्या है जब नीचे जाओगे तो। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैटर। मैं समझाता हूँ, रुको तो उसको, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन नहीं करानी, मुझे ऐसे ही समझाना है तो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। कैलकुलेशन के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, तुम खुद देखोगे जब तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। इस तरीके से है ना। तो जैसे यहाँ पे मान लो लिथियम है, तो लिथियम में कितने हैं? प्रोटॉन 3 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 3। अब यहाँ पे अगर हमारा सोडियम आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए? 11 प्रोटॉन हुए और इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 11। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो ये जो अंदर वाली जो वैलेंस शेल्स होती है ना, सुनो इधर, अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितनी ज्यादा शेल बढ़ाओगे अंदर वालों का जो शील्डिंग होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इनका जो शील्डिंग वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 1 हो जाता है। फिर मतलब उसकी जो वैल्यू है ना वो फिर 0.35 नहीं रहती, वो एग्जैक्ट 1 हो जाती है। तो इसलिए जो Z की वैल्यू है वो
तो बढ़ती है, बट सिग्मा भी बहुत तेजी के साथ बढ़ता है नीचे जाने पे। हर तरीके के फैक्टर हैं और ये सारी चीजें तुम्हें जेई में पढ़ने को मिलेंगी, इसलिए मैंने लिखा दिया ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये बात समझ नहीं आएगी। लेकिन तुम्हें ये पता करना पड़ेगा, अच्छा तुम इसके अंदर बढ़ा रहे हो ना इलेक्ट्रॉन, पीरियड में क्या कर रहे हो इस सर तरीके वो से थर्मोडायनामिक्स वाला बता देते हैं आप, वो क्या आ रहा है उसका? हाँ थर्मोडायनामिक्स को बता रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है ना, Z तुम्हारा एक एक नंबर से बढ़ रहा है और शेल्स कहीं बढ़ रही है, बताओ शेल नहीं बढ़ रही ना पीरियड में, तो शील्डिंग जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो भी होगी वही उतनी रहेगी। मान लो 0.35 है तो क्या वो बढ़ेगी? नहीं, वो तो उतनी रहेगी। लेकिन जब तुम शेल बढ़ा दोगे ना तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए हर बार? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत ज्यादा शील्ड करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इनर शेल्स के अंदर होते हैं उनकी शील्डिंग पावर ज्यादा होती है। अब समझ में आया फर्क दोनों में? हाँ जी। हाँ, तो ये चीज सॉल्व करने में काफी क्लियर हो जाती है, बट सॉल्विंग में यहाँ पे नहीं करा पाऊंगा। तो तुम इतना याद रख लो, बिकॉज ऑफ इनर शेल्स बढ़ती हैं और इनर शेल्स की शील्डिंग आउटर शेल की शील्डिंग से बहुत ज्यादा होती है, तो ओवरऑल जो शील्डिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। Z भी बढ़ता है लेकिन जो उनका डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, दैट इज Z इफेक्टिव। थर्मो का चलो देख लेते हैं, जो जितना आज पढ़ा है और जितना इससे पहले पढ़ा पीरियोडिक में, इससे ही मैं 5-10 मार्क्स के सवाल बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो थ्योरेटिकली पूछूंगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछने का मेरा कोई मोटो है नहीं। थर्मो देखो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने सिस्टम पढ़ाए थे, टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन क्लोज, ये सब पढ़ाई थी, बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग क्या होती है ना? ये डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को उसी तरीके से लिखना पड़ेगा। और स्टेट फंक्शन जो है पढ़ा दिया था, पाथ फंक्शन नहीं पढ़ाया था। पाथ फंक्शन एक थोड़ा सा देख लो, ज्यादा नहीं उसमें लिखा रहा हूँ। तो एनी थर्मोडायनेमिक फंक्शन, ये एक बच्चा बोल रहा है पाथ फंक्शन आप बता दीजिए, तो मैं एक लाइन लिखा दे रहा हूँ उसमें, एनी थर्मोडायनेमिक फंक्शन which depends upon the path of the process is called path function। प्रोसेस किसको बोलते हैं बताओ? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, जब हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को चेंज करते हैं, मान लो कोई स्टेट 1 पे था उसको 2 पे ले गए, 3 पे ले गए, ऐसे कहीं ले गए, तो इस जो हमारे पास यहाँ पे काम हो रहा है, जो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर फेनोमेना हो रहा है, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। मान लो कोई गैस है उसको कूल कर दिया तो क्या बोलेंगे? एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ है। कोई गैस थी उसका टेम्परेचर पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, हमने गैस का टेम्परेचर कितना कर दिया? 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। तो ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो हम जब कराते हैं तो उस पे जो पाथ गया है, किस वे से हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, इस पे जो फंक्शंस डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शन। जैसे, अच्छा मैं तुमको इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं बनाता, इसको आसान करके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, थर्मोडायनेमिक्स छोड़ दो, फिजिक्स में आ जाओ। फिजिक्स पढ़ा है? तो अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना चाहता हूं, अब मेरे पास एक रास्ता ये है, ये पहला रास्ता है जो सामने गया है, वेव 1, ये वेव 2 है, और हमारे पास एक तीसरा रास्ता है ये। अच्छा बताओ, ये 1, 2, 3 रास्ते हैं, हम हर बार पॉइंट ए से बी ही पहुंच रहे हैं, तो बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हर बार कितना होगा? क्या उसकी वैल्यू चेंज होगी? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? नहीं सर, कांस्टेंट रहेगा। ए बी, तो डिस्प्लेसमेंट की लेंथ, हाँ ये जो लेंथ है, जो भी मान लो इसको एल बोल दिया, ये एल, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा फंक्शन हो गया हमारा? स्टेट फंक्शन। कैसा फंक्शन है? सिर्फ स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, ये प्रोसेस के पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये नहीं डिपेंड कर रहा है प्रोसेस किस पाथ से कराया गया है। किसी ने बोला सा ऐसे बीच पे जाओ, तुम टहल के जा रहे हो, तुम सीधे साइकिल उठाई, तुमने पहुंच गए, तुमने 2-3 चक्कर मारे, कॉलोनी के आसपास गए, इधर उधर घूमे, उसके बाद पहुंचे, तो ये तुम्हारा जो है डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है, बट डिस्टेंस बताओ
डिस्टेंस क्या सेम है सब में? डिस्टेंस तो अलग अलग है ना। हाँ सर। तो डिस्टेंस कैसा फंक्शन हो गया? पाथ। कैसा पाथ है उस पर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली जो वर्क होता है, वर्क, वो भी कैसा फंक्शन होता है? पाथ फंक्शन। फॉर एग्जांपल लिखोगे इसमें, थर्मोडायनेमिक्स में एग्जांपल क्या होंगे? वर्क होगा, हीट होगा, है ना। ये सारे जितनी भी टाइप की हीट्स होती हैं वो सारी हमारी कैसे फंक्शन होते हैं? पाथ फंक्शन होते हैं। जब हम कभी भी हीट की बात करते हैं तो वो कैसी भी हीट हो, हीट कैपेसिटी हो गई, हीट हो गई, या मोलर हीट कैपेसिटी, अब इसमें कितने भी हीट में जोड़ते चले जाओ वो सारे जो है पाथ पे डिपेंड कर जाते हैं। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। अच्छा, तुमने यहां से यहां जाने में ज्यादा वर्क किया होगा। मान लो तुम पैदल ही चल रहे हो, या यहां से यहां किया होगा या यहां से यहां किया होगा, मतलब कितना किया ये नहीं पूछ रहा हूं, अलग अलग किया होगा कि नहीं, डिफरेंट होगा कि नहीं वर्क, तीनों रास्तों में अलग अलग वर्क होगा। बोलो, ए से बी जाने के 3 रास्ते हैं, क्या वर्क सेम है तीनों में? अलग है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सुनो इधर, तुम ग्राउंड फ्लोर पे थे, तुमको 10th फ्लोर पे जाना था, अब तुम लिफ्ट से जा रहे हो और वो या फोर्स पे स्टेप डिपेंड से जा करेगा रहे ना हो? सर। हाँ, अब वो फोर्स पे भी डिपेंड करेगा ना सर। जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट तो सबका सेम है, बट फिर वो जिसका ज्यादा हाँ, फोर्स होगा। नहीं, तुम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं आ रही जो फिजिक्स में तुमने पढ़ा है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमसे, तुम एक आम इंसान हो, ठीक है, और तुम अच्छा जो है वैसे पैदल वाला चले। वर्क। हाँ, हाँ सर। तुम पैदल चले हो, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो किसमें तुम ज्यादा काम फ्री करोगे? वाला, मतलब फ्री अलग वाले। अलग करोगे ना, मतलब ये मैं पूछ रहा हूँ कि अलग अलग वर्क होता है, पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? हाँ सर। पाथ कौन सा हमने लिया है उस पर डिपेंड करता है वर्क, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, उस पर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट और जो भी है वो सब अलग की बात है, वो फिर उसमें आ जाएगा कि वो कंजर्वेटिव नहीं था, वो ऐसा था, वो वैसा था। बट वो एनर्जी अगर बोली जाए, एनर्जी कहाँ पे ज्यादा वेस्ट हुई, तो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तुम ऑब्जर्वर हो, तुमसे पूछा गया, तुमसे बोला गया कि तुम लिफ्ट में बैठ के गए हो ना, यहाँ से सिस्टम हो तुम, ये सिस्टम जो है लिफ्ट से बैठ के गया और एक सिस्टम स्टेयर से गया, 2 तरीके हैं। अब 10 फ्लोर तक पहुंचना है, किसमें ज्यादा वर्क किया? एक बच्चे ने। लिफ्ट में तो वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, लिफ्ट काम कर रहा है, उससे क्या मतलब उसको, वो कितना काम कर रहा है? वो स्टेयर से जाएगा तो थक जाएगा बिल्कुल। तो वो उसका जो वर्क है वो एक पाथ पे डिपेंड करता है ना। तो ये पाथ जो है ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ये तुम धीरे धीरे आगे पढ़ोगे, जब रिवर्सिबल फिनोमेना, इरिवर्सिबल फिनोमेना, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा एक्चुअली पाथ से वर्क जो है वो वेरी कर जाता है, वर्क की वैल्यू अलग अलग आती है। ये सिंपल तरीका है समझाने का कि हमने तुमको बता दिया, तुम यहाँ से यहाँ गए, अलग अलग रास्तों से घर पहुंचे, तो किस में तुमने ज्यादा काम किया, किस में तुमने कम काम किया, एक्चुअल कॉमन सेंस के हिसाब से। ऐसा नहीं कि उसमें जो है तुम FD cos थीटा लगाने लगे, तो वो भी चीजें हैं, उसमें बहुत सारी चीजें इग्नोर कर दी जाएंगी। जो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हुई है उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, उसमें सिर्फ FD cos थीटा एक फॉर्मूला आ रहा है। तो ये चीज याद रखो, पाथ फंक्शन ये होता है, ठीक है। तो ये नोट्स में भेजता हूँ, ये नोट्स भेज पाएंगे, कैसे जाएंगे? ये काफी इधर उधर लिख गया है। मैं सबको भेज दूंगा मार्क्स, नो प्रॉब्लम। तो हाँ सर। ये क्या कहते हैं, मैं इसको भेजने का कुछ प्लान बनाता हूँ, कैसे भेजेंगे इसको, काफी इधर उधर लिख गया है। हाँ बोलो। सर या फिर रिकॉर्डिंग भेज। रिकॉर्डिंग तो है ही ना अपने पास, इसको भी भेजूंगा मैं, कुछ तरीके से भेजूंगा, बट भेजूंगा जरूर, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिखा है। फोटो खींच के भेज दूंगा, ठीक है। हाँ सर, वो कर लीजिए। यस सर। हाँ चलो ठीक सर, जिनका पिछले चेक क्लास के भी भेज उनका भी दीजिए। भेज दीजिएगा। पिछली क्लास का भेज दूंगा, सर जिनका मार्क्स मतलब वो बाकी मार्क्स check भेज हो दूंगा। गया।